हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मुझे लगता है 7 से 8 लेक्चर्स लगेंगे, है ना, मे बी 9 भी लग सकता है। तो आज इसका पहला लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 1। तो इससे पहले खैर चैप्टर का तो नाम आपको मालूम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन इससे पहले कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, हमें इसके नाम का मतलब भी पता होना चाहिए कि हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम आखिर कहते क्यों हैं। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। जब भी किसी सिस्टम पर दो इक्वल और ऑपोजिट प्रोसेसेस एक्ट करते हैं, उस चीज को हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है, और इस पे जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ वो mg है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है इस पे मान लीजिए n लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, इक्वल वैल्यू होगा ही, ऑफ कोर्स होता भी है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू वेट, तो ये जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, दो इक्वल और ऑपोजिट प्रोसेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आप एक काम करिए, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा दीजिए और इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा दीजिए। चूंकि ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन होता है कि अ सिस्टम इज said to be in equilibrium when equal and opposite processes act on it. When equal and opposite processes act on it. तो जब भी किसी सिस्टम में इक्वल और ऑपोजिट प्रोसेसेस एक्ट करते हैं, हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन हो गया। अब इक्विलिब्रियम कितने तरह के? तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। इस यूनिवर्स में दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक जिनको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हो, केमिकल चेंजेस नहीं। फॉर इंस्टेंस, है ना, वाटर जो सॉलिड स्टेट में है गल जाता है, किस में चेंज कर जाता है, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड वाला फिर जमने लगे, ऐसा 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो हम इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। H2O लिक्विड है, अगर H2O गैसियस में चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में ना, जो केमिकल कंपोनेंट्स की में कोई चेंज नहीं आता। पहले भी फॉर्मूला H2O है, बाद में भी H2O है, पहले भी H2O है, बाद में भी H2O है। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल फॉर्मूला ना बदले। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम doesn't involve change in chemical species में केमिकल स्पीशी में कोई चेंज नहीं आता। फिजिकल इक्विलिब्रियम के अलावा जब केमिकल स्पीशी में चेंज आने लगेगा, तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम कितने तरह का? केमिकल इक्विलिब्रियम, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे जहां केमिकल स्पीशी में चेंज आएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, है ना, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ थ्राइस हाइड्रोजन एंड इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस अमोनिया। ठीक है, तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल स्पीशी बदल रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे केमिकल स्पीशीज में बदलाव आ रहा है, और ये अमोनिया भी दो केमिकल स्पीशीज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है। ठीक है, तो ये जो है केमिकल स्पीशीज में बदलाव है, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं लिख सकता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स चेंज इन केमिकल स्पीशीज। ठीक है, केमिकल स्पीशीज में चेंज होता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम खुद दो तरह का होता है। ठीक है, और एक्चुअली इस चैप्टर में हम दोनों
तरह के इक्विलिब्रियम्स की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह का हो जाएगा, होमोजीनस इक्विलिब्रियम, होमोजीनस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम जो पूरा एक ही फेज में हो। फॉर इंस्टेंस, है ना, हाइड्रोजन गैसियस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैसियस टू गिव ट्वाइस HCl गैसियस। नाउ ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सारी चीजें जो है गैसियस फेज में है, एक ही फेज है। फेज अगर पूछा जाए एक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि, है ना, ईस्टर जो है C2CH3 COO C2H5 एक ईस्टर है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिए H3O प्लस, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर से रिएक्शन, यहाँ पे, है ना, ऐसा हो जाता है, H यहां जुड़ जाएगा वाटर का, यहां OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां CH3COH प्लस C2H5OH। तो यहां क्या है, ये ईस्टर भी लिक्विड, ये वाटर भी लिक्विड, ये एसिटिक एसिड भी लिक्विड, ये अल्कोहल भी लिक्विड, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा फेज मेंटेन कर रहे हैं? लिक्विड फेज। तो ये भी एक होमोजीनस इक्विलिब्रियम हो गया। या अगर मैं कहता हूं कि ग्रेफाइट सॉलिड ऑन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इन इक्विलिब्रियम विद ग्रेफाइट, सॉरी, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डायमंड, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है, ये सॉलिड फेज का इक्विलिब्रियम है, यहां भी एक ही फेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस इक्विलिब्रियम में सभी लोग एक ही फेज में हो। अगर एक गैसियस है तो सभी गैसियस होने चाहिए, लिक्विड है तो सारे लिक्विड हो, सॉलिड हो तो सारे सॉलिड हो। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया दैट इक्विलिब्रियम विच हैज all species in same phase। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, दिस इज सॉलिड, एक बर्तन में ये CaO सॉलिड और CO2 गैसियस में चेंज कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है। तो आप देख सकते हैं यहां पर सॉलिड भी है और साथ साथ गैस भी है, ठीक है। तो यहां पर कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं? फेज जो है दो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो इक्विलिब्रियम, है ना, जिसमें एक से ज्यादा फेज हो, यानी मैं कह सकता हूं कि वो इक्विलिब्रियम जिसमें फेज 1 ना हो, है ना, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन का, अब ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बताऊं आपको, मैं आता हूं इस पे कि इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन का क्या। मैं बताना चाहता हूं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ चीजों पे, बॉइलिंग ऑफ एनी कंपोनेंट पे काम करते हैं। तो ये एक तरह से हम पढ़ भी चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, या पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हम यहां पर इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम में इंटरेस्टेड है। दैट मींस हमें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और क्या, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की शुरुआत करनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह चीज बता देना चाहता हूं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब रिएक्शन जो है बैकवर्ड या रिवर्सिबल होगा, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होगा। ऐसे बहुत से रिएक्शंस हैं जिनमें बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। ऐसे रिएक्शंस कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेंगे। कैसे रिएक्शंस है जिनमें बैकवर्ड नहीं होगा? भाई, हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन 25 डिग्री पे स्पॉन्टेनियस हो और बैकवर्ड रिएक्शन 35 डिग्री पे स्पॉन्टेनियस हो। तो या तो आप 25 पे रह सकते हैं या 35 पे। जब 25 पे रहेंगे तो फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं, और जब 35 पे होंगे तो बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड नहीं, ठीक है। तो तब रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाता है, या इरिवर्सिबल होने के लिए और भी कंडीशंस हैं। तो अगली चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से रिएक्शंस रिवर्सिबल होंगे और कौन से इरिवर्सिबल होंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें भी हम रिवर्सिबिलिटी के आधार पर पढ़ रहे हैं इसे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस दो टाइप के हो जाएंगे, एक रिवर्सिबल और दूसरा इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल समझा जाए तो परिभाषा ही पता चल जाती है क्या?
वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही दिशा में जाते हैं होते हैं, उन्हें हम इरिवर्सिबल, उन्हें दोनों दिशा में जाते हैं। एक काम करते हैं, इसे पहले इरिवर्सिबल कर लें, ज्यादा अच्छा है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस अब ज्यादा अच्छा रहेगा। पहली चीज, वो रिएक्शन जो एक ही दिशा में होते हैं, जैसे ए चेंजेस इनटू बी, बैकवर्ड ना आए, तो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जबकि ऐसे रिएक्शन जिसमें ए बी में भी बदलता हो और बी ए में भी बदलता हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग है ना रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। जबकि यहां क्या लिख सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में चलते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। अगली चीज क्या, ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं, कभी इक्विलिब्रियम नहीं होकर अटेन करेंगे, ये हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑलवेज अंडरगो कंप्लीशन। ठीक है, ये हमेशा कंप्लीट हो जाएंगे, अंडरगो कंप्लीशन। जबकि यहां क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये चूंकि कभी जितना बनेगा उसमें से कुछ वापस लौट आएगा, तो कभी भी यहां ये कभी भी जीरो नहीं होगा रिएक्टेंट। मतलब क्या, ये उसमें चेंज होता रहेगा, ये इसमें बनता रहेगा, तो कभी भी किसी इंस्टेंस पे ऐसा नहीं आएगा कि ये ए जो है रिएक्टेंट वो खत्म हो जाए। तो हमेशा ये प्रोसेस डायनेमिकली जारी रहेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, दे नेवर undergo completion, they never undergo completion, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कंप्लीट हो जाएगा है ना, मैंने कहा दे अंडरगो कंप्लीशन, ये कभी अगर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस never attain equilibrium। ठीक है, never attain equilibrium। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या कह सकते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस attain equilibrium, रिवर्सिबल रिएक्शंस attain equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। चौथी बात, इन रिएक्शंस को हमेशा यूनिडायरेक्शनल एरो से डिनोट किया जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, आर डिनोटेड बाय अ सिंगल एरो। ठीक है, मैं यहां पे इसको रेड से कर रहा हूं, ऐसे सिंगल एरो से दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि यहां क्या लिखोगे, आर डिनोटेड बाय बाई डायरेक्शनल एरो। ठीक है, बाई डायरेक्शनल एरो से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, आर डिनोटेड बाई डायरेक्शनल। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, हाफ एरो से भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी एक जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, डिनोटेड बाई डायरेक्शनल एरो। ठीक है, चौथी बात क्या, इनके एग्जाम्पल्स हो, पांचवी बात इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिफ्थ, कब रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, रिएक्शन कब इरिवर्सिबल होगा, रिएक्शन तब इरिवर्सिबल हो सकता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे क्या हो, है ना, स्पॉन्टेनियस हो। तो रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल when forward and backward reactions are spontaneous at different temperature ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अलग अलग टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या, जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता हो, या मैं कह सकता हूं जिस रिएक्शन में
प्रोडक्ट का लॉस होता है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकते, ठीक है ना। आगे मैं ला शताले प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, है ना, तो उसमें आप जानेंगे कि अगर प्रोडक्ट का लॉस होगा तो रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में ड्रिवन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रिवन होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि दोज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल where precipitate formation takes place. फॉर एग्जाम्पल अगर आप, है ना, AgCl और NaCl और AgNO3 को मिक्स करेंगे, AgNO3 और HCl को मिक्स करें, AgNO3 और NaCl को मिक्स करेंगे तो आपको तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और साथ में, है ना, NaNO3 मिलेगा। अब होगा क्या, AgCl ना उस सॉल्यूशन से बाहर चला गया, ठीक है। AgNO3 प्लस NaCl चेंजेस इनटू AgCl प्लस NaNO3। AgCl उस सॉल्यूशन से बाहर चला गया और उस सॉल्यूशन में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस रिएक्शन को बीकर में कर रहा हूं तो ये सारे आयंस रिएक्शन से पहले घुले हुए थे, इसमें Ag प्लस था, NO3 माइनस था, Cl माइनस था, Na प्लस था, लेकिन Ag और Cl जैसे ही रिएक्ट किए ये सॉल्यूशन से बाहर प्रेसिपिटेट कर गए। अब ये सॉल्यूशन के अंदर है ही नहीं, तो सॉल्यूशन के बाहर है, नीचे पेंदी में बैठ गए हैं यहाँ पे बेस में, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ कौन लोग हैं, Na प्लस और क्या, NO3 माइनस, और Na प्लस और NO3 माइनस अब बिना AgCl के बैकवर्ड रिएक्शन दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें, है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें गैसेस बनती हैं लिक्विड फेज में वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर इंस्टेंस, है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं थर्ड पॉइंट, व्हेनेवर gases are formed in liquid or solid phase, liquid and solid phase, reaction becomes irreversible। लेकिन एक शर्त है, कंटेनर खुला होना चाहिए, बर्तन खुला होना चाहिए उस गैस को एस्केप करने। कंटेनर शुड बी ओपन, खुला होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं इसका कई एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको हीट करिए, CaO सॉलिड, और ये सॉलिड फेज में गैस बना और ये गैस जो है बड़ी आसानी से एस्केप कर जाएगा, ठीक है। और एस्केप कर गया, अगर बर्तन खुला है, इफ द कंटेनर इज ओपन, अगर कंटेनर खुला हुआ है तो ये गैस एस्केप कर जाएगी। अब CaO को बैकवर्ड रिएक्शन देने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा ही नहीं, ठीक है, जाएगा ही नहीं। और भी मेरे पास कई एग्जांपल, जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, वाटर की, है ना, आप अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है, ये दोनों गैस, है ना, फिर से उड़ जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस छोड़ के, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्या ये बैकवर्ड रिएक्शन दें, ठीक है। तो मैं कई सारे एग्जांपल्स बताते जा रहा हूं कि इरिवर्सिबल वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें दोनों रिएक्शंस अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है ना। वो रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, वो रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं जिसमें कोई गैस बनती है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, है ना, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं यहां लिख दे रहा हूं, छठी उसी पॉइंट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि यहां लिख दे रहा हूं मैं कि या मैंने थर्ड बात कही थी ना, फोर्थ बात यही लिख रहा हूं इरिवर्सिबल गैस में। न्यूट्रलाइजेशन all neutralization reactions are irreversible। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl और NaOH को मिलाएंगे तो जो बनेगा क्या, NaCl प्लस क्या, H2O, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। वजह इसकी, वाटर के फिर से डिसोसिएट कर जाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, वाटर का बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, और वो तमाम रिएक्शंस इरिवर्सिबल होने की संभावना होगी जो खुले बर्तन में होते हैं, ठीक है, और किसी चीज का लॉस हो जाता है, ठीक है ना। जनरली reactions which take place in open container and involve
loss of product, involve a loss of product are irreversible. ठीक है, irreversible होते हैं. ठीक, तो जहां पर खुला बर्तन हो, ओपन कंटेनर हो, ठीक है, और जो है प्रोडक्ट का लॉस होना चाहिए, लॉस ऑफ द क्या प्रोडक्ट हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस के इरिवर्सिबल हो जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है. ठीक है, अच्छा, मैं अभी भी फिफ्थ पॉइंट पे था इरिवर्सिबल के. अब फिफ्थ पॉइंट रिवर्सिबल पे आते हैं. रिवर्सिबल पता लगाना बड़ा इजी है. अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है तो वो रिवर्सिबल होगा. तो जनरली आमतौर पर रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल ही होते हैं. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि जनरली reactions are reversible. So any reaction which is not irreversible are reversible in nature. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हो जाते हैं. तो ये मैंने दो बातें अब तक इस चैप्टर में कर ली हैं. पहली बात मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ये भी बताया कि कितने तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है ये भी बताया, होमोजीनस, हेट्रोजीनस. ठीक है, और इसके अलावा यही बताया कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्राइटेरिया है एक रिएक्शन का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होने का, ये मैंने अभी आपको बताया. आइए अब आगे की बात करते हैं. मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, क्या मैथमेटिकल कंडीशंस होंगी जो तय करेंगी कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम को समझने के लिए. आइए सीखते हैं. एक इक्विलिब्रियम, कब किसी रिएक्शन को हम कहेंगे कि उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, ये कैसे पता चलेगा. तो आइए एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं. मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी. ठीक है, एक सिंपल रिएक्शन लिया यहां पे मैंने, और 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था, T1 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस x1 है, ये 0 था, ये x1 हो गया. T2 टाइम पर ये जो है a माइनस x2 होगा, x2 होगा. T3 टाइम पर ये मैंने a माइनस x3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट. और बहुत समय बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया तब ये a माइनस x इक्विलिब्रियम और x इक्विलिब्रियम है. तो ये हमारा रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, और है ना, t इक्विलिब्रियम टाइम बाद इक्विलिब्रियम अटेन किया जा रहा है. अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मुझे यहां जरूरत है तो मैं यहां भी बता दे रहा हूं. लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना, वो उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास होना चाहिए. मैं अभी कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं, आगे एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मास एंड, है ना, कॉन्सेंट्रेशन इन लेक्चर नंबर 2. ठीक है, फिलहाल आप इतना मानिए कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर यहां 1 है या 1 हो जाएगा, अगर यहां a होता तो यहां a हो जाता. ठीक है, तो यहां खैर 1 है, 1 है. ठीक है, तो यहां 1 ही हो जाएगा ऑफ कोर्स. तो रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, मैं इसको लिखूंगा, पहले मैं लिख दूं. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to the power of stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, यानी रेट ऑफ, अगर मैं इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट को RF कह रहा हूं और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को RB कह रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. लिख सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट KF इनटू A, जहां KF इज, है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू बी। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ये चीज आ जाएगी। अब ये दोनों रेट्स हैं। आइए इन रेट्स के ग्राफ को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं जो रेट और कॉन्सेंट्रेशन, रेट और टाइम के बीच में है, सॉरी दिस इज रेट एंड दिस इज टाइम, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। देखिए, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ना दो कंडीशन होती है। आप इक्विलिब्रियम को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक कि इक्विलिब्रियम आने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या आप एक और चीज डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आने पे कॉन्सेंट्रेशंस में क्या ऐसा दिखेगा कॉन्सेंट्रेशन में कि इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, तो अभी मैं पहले कंडीशन पे काम कर रहा हूं। मैं कंडीशन वो बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम आने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या होगा, उससे बात कर रहा हूं। आगे ये भी बताऊंगा मैं कि इक्विलिब्रियम आने पर कॉन्सेंट्रेशन को क्या होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारे। ठीक है, तो ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरुआत में कितना था, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए था, यानी KF इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, और समय के साथ साथ जैसे मैं देख रहा हूं ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ऑन डिक्रीज, घट रहा है। ये चीजें रिएक्ट करती जा रही हैं तो ये घटता ही जा रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि समय के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा। यानी शुरुआत में कोई एक वैल्यू रखकर और ये रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन घटना शुरू होगा। ठीक है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में बी की 0 है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन शुरुआत में तो 0 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0 है। आप देख सकते हैं यहां पे इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 0। इफ यू सब्स्टिट्यूट बी हियर एज 0, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी 0। ठीक है, तो ये शुरुआत में 0 है। नाउ इट इज प्रीटी एविडेंट कि अगर ए घट रहा है, ए घट रहा है यानी बी जरूर बढ़ रहा होगा। तो ऊपर से नीचे आते वक्त बी का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो बहुत चांसेस है कभी तो वो बराबर होंगे। अब बराबर होने के बाद कई संभावनाएं हैं, ये अपने रेट से बढ़ता चला जाए, वो अपने रेट से घटता चला जाए, या दोनों कांस्टेंट हो जाएं। यही दो बातें हो सकती है। ठीक है, या तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटता चला जाएगा, या हो सकता है दोनों मिलकर कांस्टेंट हो जाए हमेशा के लिए। देखते हैं क्या होगा। अगर इस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो गए हैं, मान लीजिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गए तो जितना मोल ये इसमें चेंज होगा उतना मोल ये इसमें चेंज होगा, या जितना कॉन्सेंट्रेशन में इसके चेंज आएगा उतना ही ये फिर नलीफाई हो जाएगा। यानी अगर इसके मोल एक टूटा तो एक वापस आ जाएगा। रेट तो बराबर है दोनों का। ठीक है, तो जब ए जितना टूटा उतना ही वापस आ गया तो ए के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बी की बात करिए, बी जितना बना उतना ही टूट गया, यानी बी के कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन ए और बी पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लगता है ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम आ गया, 1 सेकेंड बाद आपने देखा, 1 सेकेंड बाद देखिए, चाहे 10 सेकेंड बाद देखिए, ए जितना बी में बदला है बी भी उतनी दर से ए में बदल गया, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की दर सेम है, रेट सेम है। तो दोनों के अदला बदली कर तो लेंगे लेकिन दोनों में नेट कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, सेम रहेंगे, तो दोनों के रेट्स में फर्क नहीं आएगा। और दोनों के रेट्स में नहीं फर्क आएगा तो फिर दोनों रेट्स सेम बने रहेंगे, यानी 10 सेकेंड बाद भी दोनों के रेट्स सेम है। 15 सेकेंड बाद भी दोनों के रेट्स क्या हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे। तो एक तरह से यू आर कॉट, आप फंस गए यहां पे आके। जैसे ही आपका रेट बराबर हुआ दोनों लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बदलना बंद हो गया। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं कि जैसे ही पहली बार दोनों का रेट बराबर हुआ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन
में अदला बदली बराबर हो जाएगी, दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, दोनों का कंसंट्रेशन नहीं चेंज करेगा, तो उन पे डिपेंड करने वाले उनके रेस्पेक्टिव रेट्स भी चेंज नहीं करेंगे, और रेट्स अगर चेंज नहीं करेंगे तो पहले की तरह ही हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रह जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पहली कंडीशन मिल गई। हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट कंडीशन इज क्या, कि द टाइम when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction in a chemical reaction, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, whenever rate of forward reaction becomes equal to backward reaction in a chemical reaction, the reaction is said to be in equilibrium, is said to be in equilibrium। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन में जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है क्या अटेन कर चुका है, इक्विलिब्रियम। तो पहला कंडीशन तो समझ में आ गया कि कब कहेंगे किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आ गया, हम तब कह सकते हैं जब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से क्या कहा जा सकता है, तो आइए देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लीजिए ये मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां जो घटना घट रही है वो क्या है कि एक घटते 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 क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, बी बढ़ते 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 क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि शुरुआत में ए जितना भी था वो घटते घटते क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, और ये बी बढ़ते बढ़ते क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, ये बी है, ये ए इक्विलिब्रियम है और ये बी इक्विलिब्रियम है। तो और दोनों का कांस्टेंट होना एक ही समय पे होगा। क्यों? क्योंकि जितना ए बी में बदल रहा है उतना ही बी ए में बदल रहा है। तो जब रेट बराबर होगा तो इनका अदला बदली भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और अदला बदली बराबर होगी तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है दिस इज ए इक्विलिब्रियम एंड दिस इज बी इक्विलिब्रियम। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर ये और ये बराबर होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कई बातें हो सकती हैं। दोनों जब तब पर भी ए इक्विलिब्रियम बी इक्विलिब्रियम से ज्यादा था, दोनों कांस्टेंट हुए लेकिन ए इक्विलिब्रियम की वैल्यू छोटी हो गई और बी इक्विलिब्रियम की वैल्यू बड़ी होगी। ये भी ग्राफ सही है। आप कह सकते हैं ए नॉट नॉट और ए यहां आकर इक्विलिब्रियम अटेन किया है इन्हें, क्या था ए इक्विलिब्रियम, ये बी नॉट है और ये क्या हो जाएगा, बी इक्विलिब्रियम है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर ये ए घटते 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 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बी बढ़ते 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 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट होने के बाद भी बी इक्विलिब्रियम ए इक्विलिब्रियम से क्या रहता है ना, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा रहता है। तो कुछ भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम पर ए घटते घटते कांस्टेंट हो गया, बी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, लेकिन कांस्टेंट होने पर भी ए का कांस्टेंटेशन इक्विलिब्रियम पर बी से ज्यादा हो सकता है, बी का ए से ज्यादा हो सकता है, या एक रेयर घटना भी घट सकती है क्या कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए इक्विलिब्रियम पर बराबर भी हो सकता है, पर वो एक बहुत ही रेयर घटना है कि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं उसका ग्राफ भी यहां पे बना देता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं। तो लेकिन वो एक रेयर इंस्टेंस है, अक्सर मैक्सिमम ग्राफ या तो ऐसे आए या तो ऐसे आएंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एक कंडीशन ये भी है कि ए शुरुआत में ए नॉट था, ए घटते घटते कांस्टेंट हो गया, बी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, और इत्तेफाक देखिए कि ए नॉट जो था और बी नॉट जो था वो जब कांस्टेंट हुआ तो दोनों की वैल्यू इत्तेफाकन बराबर भी है, ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू बी इक्विलिब्रियम हो गया।
ठीक है, तो दिस में बी अनदर केस, है ना। तो क्या सीखा मैंने, एक और कंडीशन सीखी। मैंने अभी अभी सीखा कि मैं एक रिएक्शन को कह सकता हूं कि वो इक्विलिब्रियम में है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बदलना बंद हो जाए। यहां भी कॉन्सेंट्रेशन सारे कंपोनेंट चाहे ए हो चाहे बी हो बदलना बंद हो गया है। यहां भी ए हो चाहे बी हो, जो भी उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू हो इक्विलिब्रियम पर, उनका कॉन्सेंट्रेशन बदलना बंद हो गया। ए हो बी हो, जो भी उनका कॉन्सेंट्रेशन हो पर वो बदलना बंद हो गया। ठीक है, तो अगली कंडीशन क्या है, एक कंडीशन थी कि दोनों का रेट बराबर हो जाए, या आप अगली कंडीशन लिख सकते हैं रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when a reaction is said to be in equilibrium when concentration of all reactants and products stops changing with time. Stops changing with time. ठीक है, तो ये हमने आज इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी जान ली। इसके बाद क्या, आइए इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं इससे पहले कि इस लेक्चर को एंड करें। एक टॉपिक और रह जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, जानी जाए। तो पहली चीज, इक्विलिब्रियम जो है ना वो दोनों तरीके से अचीव किया जाता है। जैसे क्या है, ए आपने 100 मोल ले लिया और बी से 0 है, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पे ये 60 मोल है और ये 40 मोल है। ठीक है, ये शुरुआत है और ये इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, यही काम एक उल्टा भी कर सकते हैं आप। अगर आप बी को 100 मोल ले लेंगे ना, ठीक है, बी को 100 मोल ले लेंगे और ए को 0, आप देखेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। जाते 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 तब आएगा इक्विलिब्रियम जब दोनों का रेशियो दोनों वही हो जाएंगे, ये 40 और 60 हो जाएंगे इसकी तरह। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्या सीखा मैंने कि जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल इन द सेंस कि अगर आप रिएक्टेंट लेके चलेंगे तो प्रोडक्ट में चेंज होता है, होते होते इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। खाली प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू होगा और तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। और अभी आगे मैं के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इसका रेशियो या इसका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फिलहाल अभी वो बात की बात है। अभी आप इतना जानिए, क्या पहली चीज, chemical equilibrium can be attained from any direction, किसी भी डायरेक्शन से आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या, इक्विलिब्रियम जो है ना वो डायनेमिक होता है नेचर में। मतलब क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाते हुए बताया था कि ये जैसे मैंने अभी कहा, ये 60 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग से बनाने के, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। तो ऐसा नहीं कि 60 और 40 मोल होने के बाद रुक गया। इट इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये 40 हो गया, 60 हो गया और फिर भी 5 मोल पर सेकेंड अदला बदली हो रही है। मतलब ये 5 मोल उसमें बदल रहा है और ये 5 मोल उसमें बदल रहा है। ठीक है, अदला बदली हो रही है और चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो सेम है, कांस्टेंट बराबर है, इसलिए इनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं दिख रहा। तो कब चेंज नहीं दिखता, या तो सब फ्रीज हो जाए कि भैया तुम 40 हो गए, तुम 60 हो गए, रुक जाओ, चीजें रुकी हुई है, या तुम 40 हो, ये 60 है और लगातार दोनों के आना जाना बराबर है, हर वक्त 40 भी बदल रहा है, जितने से बढ़ रहा है उतने से घट जा रहा है, तो तब भी चीजें नहीं बदलेंगी। पर इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि chemical equilibrium is dynamic in nature. ठीक है, it is not static in nature. ठीक है, तीसरी बात, अगर मैं इक्विलिब्रियम में
मान लीजिए एक रिएक्शन है ए चेंजेस टू बी, ऐसे होता है, और एक है ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी एंड आई हैव एडेड कैटलिस्ट इन इट, मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया। अब क्या होगा? ठीक है, तो ए बी में बदल रहा है और ए बी में बदल रहा है, और दोनों एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक कैटलिस्ट के साथ हो रहा है, एक बिना कैटलिस्ट के। क्या फर्क होगा? मान लीजिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ग्राफ खींचा, मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है, ये इस रिएक्शन का, रिएक्शन 1 का ग्राफ मैंने ऐसे खींचा, और ये रिएक्शन जो है यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक टॉपिक में मैंने बताया आपको कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो के फॉरवर्ड इंटू ए होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो के बैकवर्ड इंटू बी होगा। अब होगा क्या, जैसे ही आप कैटलिस्ट डाल देंगे रिएक्शन में, ठीक है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता भी है घटाता है, मैं यहां पे पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप एक पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अचानक बढ़ जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड अगर बढ़ जाएगा तो बी का बनना फास्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से बी बनने लगेगा, और बी अगर बहुत तेजी से बनने लगेगा तो ये ऐसे करिए, मैं ऐसे कह सकते हैं, इस चीज को मैं फिर से रीफ्रेज कर रहा हूं, जैसे ही कैटलिस्ट डालेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तो ए बहुत ड्रास्टिकली घटेगा, ए बहुत तेजी से घटेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से घटेगा। कैटलिस्ट डालने से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो बी बहुत तेजी से बनेगा, और बी अगर बहुत तेजी से बनेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यानी होगा क्या, कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से घटेगा। पहले धीरे धीरे घट के यहां पहुंचा था, अब उतना ही घटने में कम टाइम लगेगा, तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। मतलब क्या होगा, कैटलिस्ट डालने पर है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से घटेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से बढ़ेगा, तो दोनों बराबर होने में कम समय लेंगे। ये इक्विलिब्रियम अटेन्ड ड्यू टू आफ्टर कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या सीखा कि कैटलिस्ट डालने पर इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट का टाइम घट जाएगा, या अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डालेंगे तो हो सकता है कि रिएक्शन के है ना इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो ऐसी कुछ होगी क्या, कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर 60-40 होता है 100 मोल लेने पे, तो इसके भी 100 मोल लेने पे ये 60-40 ही होगा। यानी इक्विलिब्रियम का जो नेचर है कि बी इक्विलिब्रियम पे 40 होगा, ये 60 मोल होगा, है ना, वो कैटलिस्ट ना डालिए चाहे डालिए, उसका नेचर बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे मैंने थर्ड बात क्या सीखी, थर्ड बात सीखी कि कैटलिस्ट decreases the time of attainment of equilibrium, decreases the time of attainment of equilibrium, but doesn't alter the nature of equilibrium, तो इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट का टाइम जरूर घट जाएगा, लेकिन है ना इक्विलिब्रियम के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज क्या, आप लैब में कैसे देख के बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, कैसे बता सकते हैं? तो आप देखिए, अगर कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें एक रिएक्शन हो रहा है, तो आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कॉन्स्टेंसी देखेंगे। ठीक है, इसकी ना कॉन्स्टेंसी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, कॉन्स्टेंसी इन प्रॉपर्टीज मतलब आप देखेंगे कि चीजों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। टेस्ट ट्यूब में जो चीजों का कलर है वो बदलेगा नहीं, है ना, जो इनकी डेंसिटी है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के मटेरियल का है ना, और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलना बंद हो जाएगी अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि इन लैबोरेटरी वी कैन say that equilibrium has been attained by observing the constancy in
फिजिकल प्रॉपर्टी, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो है कांस्टेंट हो जाएंगी। पांचवी बात क्या, पांचवी बात, जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, मैंने बात थर्मोडायनेमिक्स में बताई है, तब उस सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक वजह है, मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं गिब्स फ्री एनर्जी का और इक्विलिब्रियम के अटेनमेंट का, तो हिसाब किताब कुछ ऐसा है। क्या क्या हिसाब किताब है कि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आता जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी कम होती जाती है। जैसे ये मान लीजिए आप रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी अपने मिनिमम पे पहुंच गई, अब चेंज नहीं होगी। तो जब चेंज नहीं होती है तो उसका डेल्टा जी क्या होने लगता है, जीरो, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको आप इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और इस पे डेल्टा जी का बदलना बंद हो गया, यानी ये कांस्टेंट हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी जब वो हो रहा है तो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा और कांस्टेंट हो गया। अगर बैकवर्ड रिएक्शन ले लोगे तो वो लगातार घटता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि देखिए रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी घटती कब है, हमने आपने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा है, घटती तब है जब रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, तो उसका चेंज नेगेटिव आता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन लोगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा और तब तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन लोगे तो वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा और फिर एक समय बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी अगर मैं दोनों ग्राफ को जोड़ दूं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन ग्राफ को, तो ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। मैं कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पर गिब्स फ्री एनर्जी अपने मिनिमा पे होती है, किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो चुकी है, अब इससे और कम गिब्स फ्री एनर्जी नहीं हो पाएगी, रुक गई है बदलना, और अगर बदलना रुक गया है तभी तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो कहते हैं, ठीक है। गिब्स एंट्रोपी के साथ उल्टा होता है, जैसे जैसे एक सिस्टम आगे ज्यादा जाता है एंट्रोपी बढ़ती जाती है, और आप जानते हैं रिएक्शन तब तक होता है जब तक एंट्रोपी बढ़ती रहेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा और बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमा अटेन कर लेती है। बैकवर्ड रिएक्शन में भी ये मैक्सिमा अटेन करती है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी के साथ साथ एंट्रोपी भी बदलना बंद हो जाएगी, डेल्टा एस विल बिकम व्हाट, जीरो। तो ये इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इक्विलिब्रियम की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे और हमने देखा कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम किसी भी दिशा से अटेन किया जा सकता है, कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता बल्कि डायनेमिक नेचर का होता है। मैंने ये भी पढ़ा कि कैटलिस्ट डालने से सिर्फ समय कम लगता है इक्विलिब्रियम अटेन करने में, लेकिन नेचर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। मैंने ये भी देखा कि अगर आप लैब में देखते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में एक कॉन्स्टेंसी आ जाती है, बदलाव होना बंद हो जाता है अगर चीजें क्या अटेन कर लेती हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती हैं। और ये भी मैंने अभी अभी सीखा कि है ना, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो अपने मिनिमा पे होती है इक्विलिब्रियम पर, और एंट्रोपी उस सिस्टम का अपने मैक्सिमा पे होता है जब इक्विलिब्रियम अटेन किया जाता है। एक बात और बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स में इस लेक्चर को एंड करने से पहले, छठी बात क्या है, सिक्स्थ बात यह है कि इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब और चेंज दोनों कर सकते हैं। डिस्टर्ब और चेंज में क्या फर्क है, जब कोई चीज डिस्टर्ब होती है वो थोड़ी देर में फिर वापस ठीक हो जाती है। आपका किसी से झगड़ा है, किसी दोस्त से आप 2 दिन डिस्टर्ब रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर से एक दोस्ती में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। पर चेंज कब आता है, चेंज आने का मतलब हो गया कि वो चीज रीसेट हो गई, बदल गई, ठीक है ना। तो 2 तरह की चीजें होती हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी होता है और रीसेट भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि मैं यहां पे सिर्फ अभी डिस्टर्ब की बात करना चाहता हूं, कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को बदल के रख देते हैं। जो बदल जाता है वो वापस नहीं पहुंचता अपने इनिशियल स्टेट पे, और जो डिस्टर्ब होता है वो अक्सर डिस्टर्ब होने के बाद थोड़ी देर में वापस अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाता है। तो डिस्टर्ब और चेंज में यही फर्क है। अभी मैं डिस्टर्ब की बात कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम किन किन चीजों से डिस्टर्ब हो सकता है। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन
प्रेशर, प्रेशर बदल दीजिए, बदलाव आ जाएगा, है ना। वॉल्यूम में चेंज ला दीजिए, बदलाव आएगा। मोल्स में चेंज ला दीजिए, बदलाव आएगा, है ना। कई जगहों पर इनर्ट गैस ऐड करने से भी बदलाव आता है, ठीक है ना। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर में अगर छोटा मोटा बदलाव करिए, चेंज इन टेम्परेचर करिए, तो भी डिस्टर्ब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक्सेट्रा, इन सब बातों से डिस्टर्ब होता है। चेंज तो इक्विलिब्रियम में कब आता है इसके बारे में मैं आगे बातचीत करूंगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में ना काफी फ्रूटफुल लेक्चर रहा। हम लोगों ने इस लेक्चर में ये देखा कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है, ठीक है। उनमें से केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने चूज किया पढ़ने के लिए, वो भी पता लगाया कि 2 तरह का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। फिर मैंने ये भी पता लगाया हम लोगों ने कि क्या कंडीशन होती है जब आप किसी भी रिएक्शन को कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। और लास्टली हम लोगों ने ना ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जो इक्विलिब्रियम की होती हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के ऊपर और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।